हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स के चौथे चैप्टर जिसका नाम गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कवर कर दिए हैं। मैंने भाई अगर आपने वो लेक्चर्स ना देखा हो तो प्लीज वो वाला लेक्चर देखिए। उसके बाद अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है मेरे भाई, है ना। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें हमारा कोई क्यू कूलम का आवेश प्रवेश करता है तो उसकी गति कैसी होगी। अगर आवेश लंबवत प्रवेश करता है मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है तब उसकी गति कैसी होगी। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि अगर वही आवेश लंबवत प्रवेश न करके थीटा कोण पर प्रवेश करता है, किसी न्यून कोण पर एक्यूट एंगल पर प्रवेश करता है हमारा क्यू कूलम का आवेश, तो उसका पथ कैसा होगा, आवृत्ति क्या होगी, आवर्तकाल क्या होगा, पिच निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा, अगर पिच के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी इस वीडियो में पूरा सारी चीज क्लियर हो जाएगी मेरे भाई, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सुना होगा बायो सेवर्ट का नियम, वो भी इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग इस वीडियो में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले लेक्चर्स में उनको भी हम कवर करने वाले हैं। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, है ना। हेडिंग डालिए, एक समान चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, मोशन ऑफ चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, इसमें दो केस है। पहला केस कि अगर आवेश लंबवत प्रवेश करे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करे, किससे, चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र से अगर हमारा आवेश 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करेगा तब उसका पथ कैसा होगा, क्या आवृत्ति होगी, क्या आवर्तकाल होगा, क्या कोणीय आवृत्ति होगी, ये सारी चीजें इसमें निकालेंगे, है ना। तो केस फर्स्ट, CASE, केस फर्स्ट, जब आवेश चुंबकीय जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, है ना। पहला केस है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। हमारी पहली हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अगर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसमें आवेश गति करता है तो वो किस तरीके से गति करता है। अगर वो गति करता है तो उसकी गति क्या वृत्ताकार होगी। आपने अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि यहाँ पर आवेश वृत्ताकार गति करेगा पहले वाले केस में, और अगर वृत्ताकार गति करेगा तो आवेश एक चक्कर लगाएगा, कई चक्कर से लगाएंगे। वैसे एक चक्कर में लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल निकालेंगे, एक सेकंड में कितने चक्कर वो लगा सकता है, मतलब उसकी आवृत्ति निकालेंगे और कोणीय आवृत्ति भी निकालेंगे। हमारा पहला केस है जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, जैसे जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, क्रॉस बनाए हैं। क्रॉस बनाने का क्या मतलब है, क्रॉस बनाने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। जैसे ग्राफ अगर हम देखें तो इधर होता है ईस्ट मतलब पूरब, इधर होता है वेस्ट मतलब पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर मतलब नॉर्थ, नीचे होता है साउथ मतलब दक्षिण। अगर हम कहें कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र पूरब की तरफ है तो ऐसे बनाएंगे। अगर हम कहें कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा पश्चिम की तरफ है तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम कहें कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की तरफ है, ऊपर है, फिर ऐसे बनाएंगे। अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ है तब हम इन चारों में से कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसे डॉट बनाया जाएगा। और अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है तो इसलिए क्रॉस बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारे बताने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो कि अंदर की तरफ है ना। अंदर की तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, तो इसे क्रॉस बना दिए हैं। क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान रूप से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है।
अब चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस बनाए हैं, क्रॉस बनाने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अगर मान लिया जाए कि कोई हमारा Q आवेश है, कोई हमारा Q कूलाम का आवेश है, ये मान लीजिए Q कूलाम का आवेश है, चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की तरफ है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, और हमारा आवेश मान लिया जाए कि वो v वेग से ऐसे प्रवेश करता है, इस तरीके से हमारा आवेश प्रवेश करता है। आवेश का परिमाण q है, आवेश का वेग, जिस वेग से, जिस चाल से वो अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है, वो वेग v है, वो वेग v है। v की दिशा उधर की तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। क्या, एक बार ध्यान से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और वेग हमारा इस तरीके से है, राइट। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है और वेग उधर की तरफ है। अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री पर है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ है और हमारा आवेश इस तरीके से प्रवेश करता है, तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, राइट। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, हमारा आवेश v वेग से इधर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, आपने दाहिने हाथ की हथेली का नियम पढ़ा होगा, वहां से हम निकालते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है तो किस दिशा में लगाएगा। जब भी आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस आवेश पर वो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाता है। अब वो बल कितना होगा, आपने पढ़ा होगा F बराबर QVB sin थीटा, हमने दूसरे वाले लेक्चर में पढ़ाया था ये, है ना, या भी आप कहीं भी पढ़े होंगे तो पता होगा कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई Q गुणांक का आवेश प्रवेश करता है तो उस पर बल लगता है F बराबर Q वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B, क्रॉस वाला हटाएं, ये वेक्टर था, F बराबर Q VB sin थीटा। अगर क्रॉस ना लिखना चाहिए तो सदिश रूप था, अगर सदिश रूप ना लिखें तो Q VB sin थीटा होता है। अगर कोई आवेश Q V वेग से D चुंबकीय क्षेत्र में थीटा को, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, हमारा वेग ऐसे है, तो यहाँ पर थीटा तो 90 डिग्री है, तो थीटा किस कोण पर प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यानी B, चुंबकीय क्षेत्र यानी B, और जो वेलोसिटी है, आवेश के वेग की दिशा है, उसके बीच का कोण होता है थीटा, राइट। तो थीटा होता है किस कोण पर आवेश प्रवेश कर रहा है। तो अगर कोई आवेश Q अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो प्रवेश करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा। अब कितना बल लगाएगा, बल का परिमाण होता है F बराबर QVB sin थीटा, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम होता है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से फैलाते हैं कि अंगूठा चारों अंगुलियों के लंबवत हो, अंगूठा जो है वो चारों अंगुलियों के लंबवत हो, 90 डिग्री पर हो। तो उंगलियों को अगर हम रखें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठे को रखें वेग की दिशा में, किसके वेग की दिशा में, आवेश के वेग की दिशा में। अगर अंगूठा आवेश के वेग की दिशा बताए, जैसे वेग उधर की तरफ है तो हमारा अंगूठा भी उधर की तरफ, और उंगलियां अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है तो हम अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ रखें, उंगलियां हैं अंदर की तरफ, अंगूठा वेग की दिशा अगर बताए तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर बल की दिशा आएगी। मतलब अगर वेग उधर की तरफ है तो अंगूठा उधर की तरफ, अंगुलियां, अब देखो अंगूठा उधर की तरफ रखने मतलब ऐसे भी तो रख सकते हैं, अंगूठा उधर की तरफ है, अंगुलियां लेकिन नीचे की तरफ हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो नीचे की तरफ नहीं है, जो उंगलियां हम नीचे की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ है, तो उंगलियां रखेंगे अंदर की तरफ, अंगुलियां अंदर की तरफ, अंगूठा बताएगा वेग की दिशा, अंगूठा बताएगा वेग की दिशा, तो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी चुंबकीय क्षेत्र, जो बल लगाएगा उस बल की दिशा, मतलब इस पर जो बल लगेगा वो बल F, सफिक्स में B लिख दिए हैं, F है सफिक्स में B लिखे हैं, FB यानी बल की दिशा ऊपर की तरफ, यानी आवेश जा रहा था V वेग से उधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र में बल लगा दिया ऊपर की तरफ, तो ना तो आवेश अब उधर की तरफ जाएगा और ना ही आवेश अब केवल इधर की तरफ जाएगा, आवेश अब बीच का रास्ता चुनेगा और आवेश पहुंचेगा यहाँ, है ना, इस तरीके से आवेश यहाँ चला जाएगा। वेग चाह रहा है कि उधर की तरफ जाए और बल चाह रहा है कि इधर की तरफ जाए, तो आवेश ना उधर जाता है ना इधर जाता है, ये बीच से इधर वाला रास्ता तय करता है, तो आवेश पहुंच आया यहाँ पर, ये क्यों आवेश है। अब वेग की दिशा उधर की तरफ नहीं, अब आवेश घूम के ये हो गया, अब आवेश के वेग की दिशा ये हो गई, है ना, अब आवेश के वेग की दिशा ये हो गई हमारी, ये हो गई वेग की दिशा, अब ये हो गई वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अगर उसी दाहिने हाथ की हथेली के नियम को लगाएं
तो दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार अंगुलियां होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जो कि अंदर की तरफ है। अंगूठा रखेंगे वेग की दिशा में, और वेग किधर है? ऊपर की तरफ है, से तिरछा। तो हथेली के तल के लंबवत इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ आएगी बल की दिशा, यानी बल लगेगा अब इधर की तरफ। तो ये हो गया बल की दिशा, यानी F सफिक्स में B। तो बल की दिशा इधर की तरफ, वेग की दिशा ऊपर की तरफ। तो वेग चाह रहा है उधर की तरफ ले जाना, और बल चाह रहा है इधर की तरफ ले जाना। तो आवेश ना तो वेग की डायरेक्शन में जाएगा और ना ही बल की डायरेक्शन में जाएगा, वो बीच का रास्ता फिर से तय करेगा और आवेश पहुंच जाएगा यहाँ, है ना। आवेश हमारा क्यू आवेश यहाँ पहुंच जाएगा। आवेश की वेग की दिशा उधर थी, चुंबकीय क्षेत्र की जो चुंबकीय बल लगा वो बल की दिशा इधर आ गई, तो आवेश इधर की तरफ चला आया। अब वेग की दिशा उधर नहीं है, अब आवेश के वेग की दिशा इधर की तरफ है। ये हो गई अब वेग की दिशा, वेग की दिशा बदल चुकी है। अगर वेग की दिशा देखें इधर की तरफ, है ना, तो अंगूठा वेग की दिशा को बताता है और उंगलियां बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा वेग की दिशा में, तो हथेली के तल के लंबवत अब इधर की तरफ, है ना, हथेली के तल के लंबवत इधर की तरफ हो जाएगी बल की दिशा। तो बल अब लगेगा इधर की तरफ, राइट, बल लगेगा इधर की तरफ। तो आवेश का वेग जो है इधर की तरफ है, अब बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो आवेश फिर से अब इधर की तरफ आएगा और ऐसे करते करते आवेश एक वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है भाई, है ना। तो आवेश की वेग की दिशा ये हो जाएगी। अब वेग की दिशा इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर, तो हथेली के तल के लंबवत उधर की तरफ हो जाएगा बल, है ना। तो अब बल की दिशा इधर की तरफ। आवेश अब ना तो इधर जा सकता है, ये तो वेग की दिशा है, और बल इधर की तरफ लग गया। एफ बी सफिक्स में बी है, ये एफ लिखे, है ना। तो बल चाह रहा है इधर की तरफ ले जाना, वेग चाह रहा है इधर की तरफ ले जाना। आवेश ना तो बल की तरफ जाएगा ना ही वेग की तरफ जाएगा, आवेश आएगा बीच से इधर ना। तो इस तरीके से आवेश जो है वो वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देगा। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ क्या हुआ है, एक बार फिर से समझाते हैं। हमारा टॉपिक था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जो क्रॉस लगाए हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है बी, है ना, बी चुंबकीय क्षेत्र है और इनकी दिशा अंदर की तरफ है, इसलिए क्रॉस लगाए हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ होता तब क्रॉस नहीं लगाते, तब डॉट लगाते, राइट, तब डॉट ऐसे लगा दिया जाता, तब डॉट लगाया जाता। लेकिन यहाँ चुंबकीय क्षेत्र हम मान के चले हैं कि अंदर की तरफ है और हमारा क्यू आवेश v वेग से उधर की तरफ प्रवेश किया, है ना, उधर की तरफ प्रवेश किया। तो वेग की दिशा उधर की तरफ, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हथेली की तल के लंबवत ऊपर की ओर बल की दिशा आया। तो बल ऊपर की तरफ, वेग उधर की तरफ। वेग चाह रहा है आवेश को उधर ले जाना, बल चाह रहा है ऊपर की तरफ ले जाना, आवेश जाएगा बीच से इधर, है ना। दोनों जब परिणामी निकालेंगे तो परिणामी बीच से जाएगा, तो आवेश यहाँ पहुंच गया। अब आवेश की वेग की दिशा उधर नहीं है बल्कि इधर की तरफ है ना, वेग उधर की तरफ है। अब वेग ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी अब बल की दिशा। तो एफ बी इधर हो गया, तो एफ बी इधर, वेग उधर, तो दोनों का परिणामी निकालेंगे बीच से, तो आवेश यहाँ पहुंचा। अब वेग इधर की तरफ है, वेग की दिशा अंगूठे की दिशा, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर बल की दिशा आएगी, तो अंदर की तरफ इधर। ऐसे करते करते आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है। इससे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, अगर वो लंबवत 90 डिग्री पर ही तो प्रवेश कर रहा है भाई, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, वेग इधर की तरफ है, तो दोनों के बीच का कोण देखिए 90 डिग्री नहीं बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यानी आवेश हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग इधर की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही तो प्रवेश किया। यानी कि अगर हमारा आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तब वो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश को वृत्ताकार पथ पर घुमाना शुरू कर देता है भाई, है ना। तो आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देगा। अब अगर कोई भी आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, जैसे हम कोई डोरी लें, उसमें कोई ऑब्जेक्ट बांध दें और उसको घुमाना शुरू करें, तो वो घूम क्यों रहा है? क्योंकि डोरी जो है वो अंदर की तरफ उस ऑब्जेक्ट को खींचे हुए है। अगर वही डोरी टूट जाए तो आगे मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो घुमा रहे हैं, कोई भी पिंड, वो पिंड ऐसे सर्कुलर मोशन तब नहीं करेगा अगर डोरी टूट जाए। तो डोरी टूट जाएगी तब वो चला जाएगा किसी दूसरे दिशा में, है ना, किसी राइट डायरेक्शन में वो चला जाएगा, किसी एक निश्चित दिशा में चला जाएगा। वो वृत्ताकार पथ पर तब गति नहीं करेगा अगर धागा टूट गया। क्या क्यों क्यों चला जाएगा उधर? क्योंकि वो धागा जो था वो अंदर की तरफ एक बल लगा रहा था,
अंदर की तरफ एक बल लगा रहा था, खींचे हुए था, और वो बल अभिकेंद्र बल का काम कर रहा था। जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्यों लगाती है? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक बल लगता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वही गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अंदर की तरफ खींचे हुए रहता है सूर्य की तरफ। वो अभिकेंद्र बल का काम करता है वहां पर, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पर जो आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, ये भी इसीलिए घूम रहा है क्योंकि एक बल है जो अंदर की तरफ इसको खींचे हुए है। नहीं तो आवेश सीधा से चला जाता, या इधर जा रहा है तो इधर चला जाता सीधे, लेकिन हमेशा एक बल है जो अंदर की तरफ खींचे हुए है आवेश को। इसीलिए आवेश किसी एक निश्चित दिशा में जाकर ये वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर देता है, और इस वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए जो अभिकेंद्र बल है वो यहाँ पर चुंबकीय बल निभा रहा है। अभिकेंद्र बल की भूमिका कौन निभा रहा है? चुंबकीय बल निभा रहा है। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं इसका हिंदी, फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला आएगा कुछ कुछ, है ना। ध्यान से देखिएगा भाई। तो यहाँ मान लिया जाए कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी जो कि क्या है? तल के लंबवत अंदर की तरफ है। वेक्टर बी जो कि कागज, अब आप तो कागज में बनाएंगे, हम बोर्ड पे बनाएंगे तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। आप कागज में बनाएंगे तो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी जो कि कागज के तल के लंबवत, जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है ना। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है ना, जो क्रॉस बना है ये वेक्टर बी, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी जो कि कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, में कोई आवेश क्यू है जो v वेग से आवेश क्यू एक समान वेग वेक्टर v से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, वेग इधर की तरफ है, मतलब लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो एक समान वेग v से लंबवत प्रवेश करता है, मतलब 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। अब आवेश अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया है, चाहे वो लंबवत किया है चाहे जैसे किया है, अगर वो लंबवत प्रवेश किया है ना, तो कुछ ना कुछ बल लगाने का प्रयास तो करेगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाएगा, है ना, हमेशा बल नहीं लगाता। अगर लंबवत प्रवेश ना करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेश प्रवेश करेगा तब बल नहीं लगाएगा। आपने पढ़ा होगा तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ाया था भाई, है ना, शुरुआत में ही हम पढ़ाए थे, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तब चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई बल नहीं लगाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, आवेश उसके जस्ट विपरीत आया, 180 डिग्री पे आया, तब भी कोई बल नहीं लगाएगा। वो लंबवत प्रवेश करता है तब मैक्सिमम बल लगा पाते हैं, राइट। ठीक है, तो एक समान वेग v से लंबवत प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आवेश पर आरोपित बल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F बराबर, या वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, है ना। ये तो सदिश रूप हुआ। अगर इसको खोलें, जैसे कहीं लिखा हो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो क्या लिखते हैं? A का परिमाण, B का परिमाण और साइन थीटा, जहां थीटा क्या होता है? A और B के बीच का कोण। तो वैसे यहाँ वेक्टर F बराबर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B लिखा है, तो V क्रॉस B जैसे A क्रॉस B था तो AB साइन थीटा, जहां थीटा क्या था? कोण था A और B के बीच का। वैसे यहाँ क्यों लिखे हैं? वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B है तो लिखेंगे B साइन थीटा, जहां थीटा क्या है? V मतलब वेग की दिशा जो कि उधर है,
बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो कि अंदर है, तो v और b के बीच का कोण थीटा यहाँ पर है। तो वेक्टर f बराबर q वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर f के स्थान पर वेक्टर f q वैसे है, v क्रॉस b लिखा है तो v b sin थीटा लिख दें। अब वेक्टर f, अब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सदिश रूप नहीं है, सदिश रूप ये था। तो f बराबर सफिक्स में चाहो तो b लिख सकते हैं क्योंकि चुंबकीय बल की बात कर रहे हैं, है ना। सफिक्स में चाहे तो यहाँ b लिख सकते हैं, b लिख दो। q आवेश का परिमाण है, v वेग है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है साइन। अब थीटा बहुत ध्यान से बताओ, थीटा क्या है? आवेश तो अदिश राशि, इससे मतलब नहीं है। v और b वेग की दिशा और b मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इनके दोनों के बीच का कोण थीटा है। अब थीटा यहाँ पर कितना है? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग उधर की तरफ, है ना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। यहाँ लंबवत प्रवेश किया है तो 90 डिग्री है, इसलिए थीटा के स्थान पर लिखेंगे 90। तो एफ बी बराबर क्यू वी बी। साइन 90 की वैल्यू आप जानते होंगे 1 होता है ना। त्रिकोणमिति कक्षा 10 पढ़े होंगे या मैथ वाले बच्चे तो बहुत आराम से जानते होंगे। साइन 90 की वैल्यू होता है 1, है ना। तो एफ बी बराबर क्यू वी बी, 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो क्यू वी बी ही रहेगा, है ना। एफ बी बराबर क्यू वी बी। ये बल आया, क्यू बी बी क्या आया? बल आया। कौन सा बल आया? जो चुंबकीय क्षेत्र आवेश पर आरोपित कर रहा है। और हमेशा देख रहे हैं आवेश और जो बल लग रहा है हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है। जैसे ये वृत्ताकार पथ हुआ तो वृत्ताकार पथ का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, और ये जो बल लग रहा है हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लग रहा है, हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है। तभी आवेश एक वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जो चुंबकीय बल लग रहा है ये एक प्रकार से अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। वृत्ताकार पथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको कोई ना कोई बल है जो अंदर की तरफ खींचे रहता है, उस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। और यहाँ पर अभिकेंद्र बल की भूमिका चुंबकीय बल निभा रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा, यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा सदैव चित्रानुसार वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर है ना। ये वृत्ताकार पथ हुआ, इसका केंद्र बीच में होगा, तो उसी केंद्र की तरफ हमेशा बल लग रहा है अंदर की तरफ, है ना। तो यहाँ चुंबकीय बल की दिशा सदैव चित्रानुसार वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर है, केंद्र की ओर है ना। और यही बल यहाँ पर अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। और यही चुंबकीय बल यहाँ अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। अभिकेंद्र बल की भूमिका, अभिकेंद्र बल की भूमिका, है ना। अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है ना। यही चुंबकीय बल जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है, जिसके कारण ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। क्योंकि ये लंबवत प्रवेश किया है इसीलिए अंदर की तरफ ऐसे सीधा सीधा बल लगा और वृत्ताकार पथ पर घूमा है। यानी अगर कोई वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो वो वेग इस आवेश को हमेशा लंबवत पथ पर, अरे मतलब वृत्ताकार पथ पर ही गति करवाएगा भाई, है ना। और यही चुंबकीय बल यहाँ अभिकेंद्र बल की भूमिका निभा रहा है। अर्थात या अतः हम कह सकते हैं कि अभिकेंद्र बल बराबर, अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल अगर मान लिया जाए कि इस आवेश का जो द्रव्यमान है, आवेश का द्रव्यमान m है, आवेश का द्रव्यमान m है, स्मॉल m है, और वेग तो पता ही है v है। और अगर जिस वृत्ताकार पथ पर ये घूम रहा है उस वृत्ताकार पथ की अगर हम मान ले त्रिज्या स्मॉल r है, ध्यान से देखना ये स्मॉल r लिखे हैं, स्मॉल r, है ना। जैसे अगर ये आवेश वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, कोई भी वृत्त अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है।
अरे मतलब उसका कुछ सेंटर होता है, सेंटर से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो मान लीजिए ये इसका केंद्र है, केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, तो इसके वृत्ताकार पथ की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या मान लिया जाए स्मॉल आर है, और जो आवेश घूम रहा है चारों तरफ उसका द्रव्यमान मान लिया जाए स्मॉल एम है। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर है, तो बराबर लगाओ। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यहाँ निकाल लेते क्यू बी बी, तो जहां चुंबकीय बल है वहां लिखेंगे क्यू बी बी। अब ध्यान से देखना, देखो ऊपर v का स्क्वायर है, v स्क्वायर मतलब v गुणे v, तो चाहे तो एक v से इधर एक v खत्म, राइट, एक v यहाँ बचा है तो एक v वैसे लिख दिया जाए, बराबर है बराबर लगाओ, q और b वैसे लिख दिया जाए q और b, ठीक। अब यहाँ m है ऊपर है तो यहाँ m आएगा नीचे, यहाँ बटे में r है, बराबर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर r चला जाएगा, मतलब एक भी छोड़ दिए हैं, इधर q और b बचा था, q और b लिख दिए, m बटे r था, m ऊपर था तो m नीचे चला आया, r नीचे था तो r ऊपर चला गया। जब पक्षांतर करते हैं तो ऐसा होता है भाई, है ना। तो b बराबर आ गया फॉर्मूला qb r बाई m, यानी जो आवेश चल रहा है इसका वेग अगर निकाले, इसकी चाल अगर हम निकालें, है ना, यहाँ वेग कहें चाहे चाल कह सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ हमेशा दिशा बदल रही है, तो कोई निश्चित दिशा तो है नहीं, इसलिए यहाँ चाल भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो आवेश है v वेग से चल रहा है या v चाल से चल रहा है, तो अगर हमें चाल निकालना है तो अगर आवेश का परिमाण यानी q पता हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी b पता हो, r यानी जिस वृत्ताकार पथ पर ये घूम रहा है उस वृत्ताकार पथ की अगर हमें त्रिज्या पता हो, है ना, त्रिज्या पता हो, त्रिज्या अगर हमें ज्ञात हो उस वृत्ताकार पथ की, r, और आवेश जो घूम रहा है उसका द्रव्यमान पता हो, तो क्यू बी आर बाई एम करके हम वेग निकाल सकते हैं, है ना, वेग निकाल सकते हैं। अब आवेश अगर घूम रहा है, जैसे मान लें यहाँ से स्टार्ट किया तो एक चक्कर जब यहाँ पहुंच गया तो पूरा हो गया, तो एक चक्कर में उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, है ना। जब आवेश मान लें यहाँ से स्टार्ट किया तो आवेश जब एक वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाया तो एक चक्कर में जो समय लगा उसको कहेंगे आवर्तकाल। तो अगर हमें कहा जाए कि आवर्तकाल बताइए कितना होगा, आवर्तकाल, आवर्तकाल को टाइम पीरियड कहा जाता है इंग्लिश में, इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल होता क्या है कि आवेश एक चक्कर में कितना समय लगाया, है ना, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं, आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल, राइट, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर आवेश वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाया तो कितनी दूरी चला, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, आवेश मान ले यहाँ से शुरू किया, एक चक्कर लगाया यहाँ तक, तो जितनी इसकी परिधि की लंबाई होगी उतनी ही तो दूरी चला। और वृत्ताकार पथ की परिधि अगर निकालना है, अगर हमें त्रिज्या पता है तो परिधि मतलब बाउंड्री की लंबाई निकाल सकते हैं, क्या होता है 2 पाई आर, मतलब आवेश अगर एक चक्कर लगाया तो वो अपने परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय किया, और परिधि की लंबाई निकालना है तो 2 पाई आर होता है। तो जहां कैपिटल टी है वो तो कैपिटल टी रहेगा, तो आवर्तकाल है, दूरी एक चक्कर लगाया तो परिधि के बराबर चला, और परिधि होता है 2 पाई आर। चाल, चाल मतलब वही वेग, वेग कितना निकाले हैं क्यू बी आर बटे एम, तो जहां चाल लिखा है वहां क्यू बी आर बाई एम, ऊपर दूरी है, ऊपर 2 पाई आर, बटे में चाल है तो क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बटे एम नीचे लिख दिया। अब जो बटे के बटे में सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा भाई, है ना, तो ऊपर है 2 पाई आर और बटे में क्यू बी आर, क्यू बी आर बटे के बटे में एम है तो सबसे ऊपर चला जाएगा, आर के बगल एम यहाँ, अब यहाँ से एक आर, यहाँ से एक आर खत्म, यानी ऊपर बचा 2 पाई एम और बटे क्यू बी, 2 पाई एम बटे क्यू बी, ये आया हमारा आवर्तकाल। तो आवर्तकाल यानी टी बराबर आया 2 पाई एम बाई क्यू बी, राइट, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यानी आवेश जब एक चक्कर लगाएगा तो उसको समय लगेगा कैपिटल टी, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल बराबर दूरी बटे चाल, दूरी एक चक्कर लगाए तो 2 पाई आर चले परिधि के बराबर, और चाल कितना है
चाल तो यह निकाले क्यू बी आर बटे एम, तो जहां चाल है वहां क्यू बी आर बटे एम, बटे की बटे में एम है तो सबसे ऊपर चला गया, मतलब 2 पाई आर, उसके बगल चला गया एम, और बटे में क्यू बी आर था, क्यू बी आर लिख दिए, एक आर से एक आर खत्म, 2 पाई एम, तो यहाँ लिखिए 2 पाई एम, और बटे में क्यू बी है तो बटे में क्यू बी। ठीक है, तो टी का फॉर्मूला है, मतलब आवर्तकाल का फॉर्मूला है 2 पाई एम बाई क्यू बी। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड अगर दिया जाए तो एक सेकंड में आवेश कितना चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति जो होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है ना। आवृत्ति यानी न्यू बराबर होता है, आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में, तो एफ से भी प्रदर्शित किया जाता है, न्यू न्यू या फिर एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है 1/t, मतलब टी क्या है, आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल 1/आवर्तकाल वो आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति अगर हमें निकालना है तो आवृत्ति एक सेकंड में लगाए गए, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है ना। एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को एफ या न्यू से प्रदर्शित किया जाता है, न्यू ऐसे बनाते हैं, न्यू है न्यू, है ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं न्यू, तो ये आवृत्ति कहलाती है। और आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, मतलब न्यू बराबर 1/t। अब न्यू के स्थान पर तो न्यू बराबर तो बराबर 1 है, तो 1/t, टी का फॉर्मूला ये निकाले हैं, टी बराबर 2 पाई एम बटे क्यूबी, तो जहां टी लिखा है वहां लिखेंगे 2 पाई एम और पूरे बटे क्यूबी। अब जो बटे के बटे में वो ऊपर चला जाएगा, मतलब न्यू बराबर क्यूबी ऊपर चला गया, तो क्यूबी ऊपर और बटे में 2 पाई एम, तो न्यू बराबर क्यूबी बटे 2 पाई एम। ये आवृत्ति निकल के आया। आवृत्ति क्या होता है, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, है ना, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या होती है आवृत्ति। ठीक है, कोई चीज समझ में ना आए भाई तो कमेंट में बताना, हम फिर से उसको समझा देंगे। अब कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति अगर निकालना पड़े हमको कि कोणीय आवृत्ति क्या होता है, कोणीय आवृत्ति, तो जैसे अगर वो वृत्ताकार पथ पर घूमा था, आवेश जैसे यहाँ था, है ना, आवेश यहाँ था, एक चक्कर जब लगाया आवेश तो कितना चला, कोण कितना बनाया, एक चक्कर जब घूमा तो कोण कितना बना 360। जैसे यहाँ आवेश था, जब एक चक्कर लगाया आवेश में तो केंद्र पर कितना कोण घूमा, पहले ऐसे था, ऐसे घूम के यहाँ पहुंच गया तो कितना कोण बना 360। 180 को पाई कहते हैं, 180 का 2 गुना 360 मतलब 2 पाई। तो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है, अच्छा हटाओ, एक सिंपल सा फॉर्मूला तो होता है, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा कहते हैं, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, है ना, 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई है तो 2 पाई न्यू, न्यू मतलब आवृत्ति, आवृत्ति निकाले है क्यू बी बटे 2 पाई एम, तो जहां न्यू लिखा है वहां लिख देंगे क्यू बी बटे 2 पाई एम। अब एक 2 पाई से नीचे के 2 पाई खत्म, ऊपर क्यू बी बटे एम, तो ओमेगा बराबर क्यू बी बटे एम। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, Q है आवेश का परिमाण, B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जैसे बी आर है 4 टेस्ला 5 टेस्ला, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, M मास है, द्रव्यमान, आवेश का द्रव्यमान, जो आवेश घूम रहा है उसका द्रव्यमान, है ना, Q आवेश का परिमाण है। तो ये हो गया कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला, ओमेगा बराबर QB बाई, है ना। अब एक चीज और, है ना, एक चीज और ध्यान देना है, नोट करके लिख दो, NOT नोट, है ना, नोट, क्योंकि हम जानते हैं
कि यहाँ से फॉर्मूला आया था वेग का, v बराबर क्यू बी आर बटे एम। क्योंकि वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर क्यू बी आर बटे एम। v क्या है? आवेश जिस वेग से प्रवेश किया था। q क्या है? आवेश का परिमाण, 1 कूलम 2 कूलम जैसे भी हो। b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 3 टेस्ला 5 टेस्ला जैसे भी हो, टेस्ला में मापते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। r क्या है? जिस वृत्ताकार पथ पर वो घूम रहा था उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। जैसे आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर दिया था तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, तो वो त्रिज्या। m है मास। अच्छा, अगर त्रिज्या निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे v बराबर है क्यू बी आर बाई एम, तो बताइए क्या हम क्यू बी आर बटे एम को v के बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे v बराबर है क्यू बी आर बाई एम के, तो क्यू बी आर बाई एम भी तो v के बराबर होगा। अब r को यहाँ रखे रहो और v इधर शिफ्ट रहने दो, m बटे में है तो m चला जाएगा v की तरफ, mv बन जाएगा। और r इधर ही छोड़ना है, qb को इधर ट्रांसफर करना है। qb ऊपर है तो qb चला आएगा नीचे, है ना, qb चला आएगा नीचे। तो v बराबर होता है qb r बाई m। अगर हम चाहें तो qb r बाई m इधर रखते, v इधर रखते, r को यहाँ रखे रहे, qb ऊपर है, qb चला आएगा नीचे, m नीचे है, m चला जाएगा v के पास। तो mv बाई qb ये त्रिज्या का फॉर्मूला है। जब आवेश लंबवत प्रवेश किया था तो लंबवत वेग होने के कारण आवेश वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू कर दिया। अब जब वृत्ताकार पथ पर घूमना शुरू किया था तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या होगी r बराबर mv बाई qb। m क्या है? जो भी आवेश प्रवेश किया उसका मास यानी द्रव्यमान, v जिस वेग से प्रवेश किया है, q आवेश का परिमाण, 1 कूलम 2 कूलम जैसा भी हो, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो r मतलब त्रिज्या निकालेंगे mv बाई qb से, है ना। इतनी सारी चीजें समझ में आई। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये होगा, यहाँ तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया था, जैसे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था तो आवेश प्रवेश कराए थे लंबवत, अंदर की तरफ था, वेग उधर की तरफ, लंबवत प्रवेश कराए थे। अब की बार आवेश लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, वो किसी कोण पर प्रवेश करेगा। तो हमारी दूसरी हेडिंग होगी, दूसरा केस होगा, यहाँ केस सेकंड डालिए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेश, दूसरा केस है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण या किसी न्यून कोण पर प्रवेश करे, है ना। अगर आवेश की बार 90 डिग्री पर प्रवेश ना करे, किसी थीटा कोण या किसी न्यून कोण पर, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम हो, है ना। तो चलिए चित्र बनाएं। जैसे ये मान लिया जाए हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वेक्टर p। अब की बार आवेश लंबवत, अब की बार अंदर नहीं माने हैं चुंबकीय क्षेत्र, है ना। अब की बार मान लिए ये चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर की तरफ, और कोई q आवेश v वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, है ना, थीटा कोण बनाते हुए v वेग से उधर की तरफ जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ, आवेश v वेग से थीटा कोण बनाते हुए उधर की तरफ जा रहा है। तो आवेश अगर इस तरीके से जा रहा है तो इसका मतलब तो आवेश ऊपर भी जा रहा है और कुछ रैखिक गति भी कर रहा है। आवेश अगर ऐसे जाता तब तो कहते रैखिक गति कर रहा है, अगर आवेश ऐसे सीधा ऊपर चला जाता है तब कह देते कि लंबवत गति कर रहा है। लेकिन आवेश ऐसे तिरछा जा रहा है ना, थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। तो अगर थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है तो इस वेग का हम 2 घटक करेंगे, है ना, जिधर थीटा है उधर कॉस आएगा। तो v का 2 घटक किया जाएगा, एक तरफ जिधर से वो थीटा कोण बना रहा है उधर आएगा कॉस थीटा, मतलब v कॉस थीटा, और इसके जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ आएगा v साइन थीटा, है ना, v साइन थीटा। तो जब वेग इधर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र से वेग थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है, तो इस वेग का जब हम 2 घटक करेंगे तो वेग का एक घटक आएगा जिधर से थीटा कोण बना रहा है उधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वो आएगा v cos थीटा, है ना। जैसे अगर मान लिया जाए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इधर कोई वेक्टर है
वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है तो ए का अगर हम घटक करें तो एक घटक आएगा x की दिशा में। अब चूंकि x की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो ए cos थीटा आएगा x की दिशा में और उसके जस्ट लंबवत y की तरफ आएगा ए साइन थीटा। तो उसी प्रकार यहाँ वेग की दिशा ये थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से वेग की दिशा थीटा कोण बना रहा है। अब वेग का अगर दो घटक करें तो जिधर थीटा कोण बना रहा था उधर आएगा v cos थीटा और इसके जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ v sin थीटा आएगा। अब v sin थीटा ये वेग का घटक है। कौन सा घटक है? ये लंबवत घटक है, v परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ऐसे किए हैं तो v है ऐसे परपेंडिकुलर, तो v लंबवत आया है v sin थीटा और ये क्या है? ये v समांतर है। तो ये समांतर है, समांतर का मतलब चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ, v cos थीटा भी उधर की तरफ, तो सेम दिशा होने के कारण इसको कहेंगे v समांतर, v पैरेलल आया है v cos थीटा और v cos थीटा के जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ v sin थीटा आया है। ये वेग का ऊर्ध्वाधर घटक है, लंबवत घटक v परपेंडिकुलर, तो v परपेंडिकुलर v sin थीटा और v cos थीटा है v पैरेलल मतलब v समांतर। अब जो लंबवत घटक होता है वेग का, अभी इसके जस्ट पहले आपने देखा कि अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, आवेश का कोई भी वेग, अगर आवेश का कोई भी वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस लंबवत वेग के कारण आवेश वृत्ताकार घूमता है। तो यहाँ पर वेग तो तिरछा जा रहा था, लेकिन इसका जब दो घटक करेंगे तो एक घटक आएगा v cos थीटा जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, मतलब v समांतर घटक आएगा, और एक घटक होगा जो लंबवत होगा v sin थीटा। तो लंबवत घटक जो है वेग का, इस लंबवत घटक के कारण, लंबवत होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है इस पर बल लगाएगा आवेश पर और लंबवत घटक के कारण आवेश वृत्ताकार घूमना शुरू करेगा। अब वेग की दिशा उधर है, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उधर की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इसके पहले अंदर की तरफ था तो आवेश ऐसे वृत्ताकार घूम रहा था। अब चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ है तो आवेश वृत्ताकार इस तरीके से घूमेगा घूमेगा भैया, है ना। तो आवेश ऐसे अंदर की तरफ घूमेगा, ऐसे, है ना, ऐसे आवेश वृत्ताकार घूमना शुरू करेगा। जैसे पहले आवेश इस तरीके से घूम रहा था, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ था, आवेश कैसे घूम रहा था? इस तरीके से। अब आवेश कैसे घूमेगा? ध्यान समझिए, बहुत आसान है। चुंबकीय क्षेत्र देखो उधर की तरफ है, v इधर की तरफ था, थीटा को बनाते हुए गया, इसका दो घटक किए, एक घटक आया इधर से थीटा बन रहा है v cos थीटा और उसके जस्ट लंबवत आया ऊपर की तरफ v sin थीटा। अब v sin थीटा भी वेग का घटक है, v cos थीटा भी वेग का ही घटक है। v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है इसलिए इसको कहेंगे v समांतर, और v sin थीटा जो है वो लंबवत घटक है, वेग का है लेकिन लंबवत घटक है। तो जो लंबवत वेग होता है उसके कारण आवेश वृत्ताकार घूमता है और v cos थीटा के कारण आवेश आगे की तरफ जाएगा, है ना। देखिए v sin थीटा लंबवत है किसके? चुंबकीय क्षेत्र के, तो इस घटक के कारण आवेश ऐसे वृत्ताकार घूमेगा, है ना, ऐसे वृत्ताकार घूमेगा, वृत्ताकार घूमेगा। और v cos थीटा चाहेगा कि आवेश आगे की तरफ जाए, तो आवेश वृत्ताकार घूमने के साथ साथ आवेश आगे की तरफ भी घूमना शुरू करेगा, है ना। इसकी गति हो जाएगी कुंडलिनी गति। इस तरीके से आवेश वृत्ताकार तो घूमना चाहेगा लेकिन उसके साथ साथ आगे भी चलेगा, तो आवेश का वेग ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे घूमेगा आवेश, ठीक है। आवेश इस तरीके से वृत्ताकार घूमना शुरू कर, वृत्ताकार पथ पर तो घूम रहा है आवेश लेकिन आगे की तरफ भी जा रहा है। तो वृत्ताकार घूम रहा है किसके कारण? v sin थीटा के कारण, और आवेश आगे की तरफ भी जा रहा है v cos थीटा के कारण, है ना, v cos थीटा के कारण, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लिखते हैं। मानो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में कोई आवेश Q, कोई आवेश Q v वेग से थीटा कोण पर, Q v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। इस
प्रकार वेग के दो घटक, वेग के दो घटक, पहला घटक होगा v परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर मतलब v साइन थीटा, v साइन थीटा। अच्छा, v साइन थीटा के कारण आवेश वृत्ताकार घूमेगा, तो यहां लिख देंगे जिसके कारण, जिसके कारण आवेश वृत्ताकार घूमेगा, वृत्ताकार घूमेगा। और ये तो एक घटक है अभी परपेंडिकुलर, एक घटक है v cos थीटा जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। अच्छा, दूसरा घटक है v समांतर जो कि है v cos थीटा, इसके कारण क्या होगा, वृत्ताकार घूम रहा था जो लंबवत वेग है v sin थीटा इसके कारण, और जो समांतर वेग है v cos थीटा इसके कारण आवेश आगे की तरफ भी जाएगा, तो v समांतर इसके कारण आवेश रेखीय गति करेगा, रेखीय गति करेगा, यानी आवेश वृत्ताकार भी घूम रहा है और आवेश आगे की तरफ भी जा रहा है। वृत्ताकार घूम रहा है, जो लंबवत घटक आया है v sin थीटा, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र उधर, v sin थीटा ऊपर की तरफ, तो लंबवत घटक के कारण आवेश वृत्ताकार घूमेगा। और v cos थीटा आगे की तरफ है, तो v cos थीटा ये भी वेग का ही घटक है, ये चाह रहा है कि आवेश आगे की तरफ जाए, तो आवेश वृत्ताकार तो घूमेगा साथ ही वो आगे की तरफ भी जाएगा, है ना, कुंडलिनी गति यानी करेगा कुंडली के रूप में। तो v परपेंडिकुलर v sin थीटा जिसके कारण आवेश वृत्ताकार घूमेगा, और v समांतर यानी v cos थीटा इसके कारण आवेश रेखीय गति करेगा। तो सम्मिलित रूप से अगर बात करें कि ये आवेश कैसी गति कर रहा है, तो कुंडलिनी गति कर रहा है, स्पाइरल मोशन कर रहा है भाई, है ना। तो लिखेंगे सम्मिलित, सम्मिलित रूप से यह गति, सम्मिलित रूप से यह गति कुंडलिनी गति होगी, कुंडलिनी गति होगी, कुंडलिनी गति होगी, सम्मिलित रूप से गति जो है वो कुंडलिनी गति होगी, है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश प्रवेश किया तो उस पर बल लगेगा, है ना। एक घटक है v sin थीटा जो कि v परपेंडिकुलर है, इसके कारण कुछ बल लगेगा, v cos थीटा इसके कारण कुछ बल लगेगा, तो जो लंबवत घटक है इसके कारण क्या बल लगेगा उसको निकालते हैं ना। तो वेग के पहले समांतर घटक के कारण निकाल लें, v cos थीटा के कारण, v पैरेलल के कारण, वेग के समांतर घटक के कारण आवेश पर बल, फॉर्मूला होता है बल का F बराबर Q V B sin थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा जो होता है वो कोण होता है, अभी ध्यान समझना। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q V B sin थीटा, जहां थीटा होता है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब यहाँ पर वेग के समांतर घटक के कारण आवेश पर बल निकाल रहे हैं, तो वेग जहां लिखा है यहाँ इसे पैरेलल बना देंगे, मतलब समांतर घटक यूज किया जाएगा यहाँ पर। तो F बराबर Q तो सही है, चलो यही एक के लाइन लगा देते हैं, Q के स्थान पर Q ही लिखेंगे क्योंकि आवेश तो Q है। वेग यहाँ समांतर यूज किया जाएगा क्योंकि समांतर घटक मतलब v cos थीटा के कारण हम बल निकाल रहे हैं, वेग के समांतर घटक के कारण आवेश पर बल, तो v पैरेलल होगा। b चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, साइन ठीक है, थीटा क्या है, थीटा है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि वेग जो लिए हैं वो समांतर वेग लिए हैं, v पैरेलल, v पैरेलल मतलब v cos थीटा, v cos थीटा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र उधर की तरफ, v cos थीटा मतलब v पैरेलल भी उधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग की दिशा, मतलब सेम डायरेक्शन होने के कारण थीटा हो जाएगा 0, तो यहाँ साइन 0 लिखेंगे। और F बराबर साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 से जब इसमें गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, मतलब जो समांतर घटक है v cos थीटा इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा, कोई बल नहीं लगाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। अच्छा, वेग के जो लंबवत घटक है v sin थीटा मतलब v परपेंडिकुलर, इसके कारण बल निकाल लिया जाए, तो लिखेंगे वेग के
वेग के लंबवत घटक के कारण, वेग के लंबवत घटक के कारण आवेश पर बल। अब बल का फॉर्मूला F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ लंबवत घटक ले रहे हैं तो यहाँ v परपेंडिकुलर लिख देंगे। v परपेंडिकुलर मतलब v लंबवत और b मतलब चुंबकीय क्षेत्र। v और b के बीच का कोण होता है थीटा। अब v परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ और चुंबकीय क्षेत्र आगे की तरफ, इनके बीच का कोण आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री है। तो v साइन थीटा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र नीचे है, मतलब v परपेंडिकुलर की दिशा ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो v परपेंडिकुलर और v चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री, इसलिए थीटा के स्थान पर 90 लिखेंगे। और आप जानते हैं कि साइन 90 होता है 1 के बराबर, तो F बराबर हो जाएगा क्यू v परपेंडिकुलर, बढ़िया इसको लिख दो वैसे, b साइन 90 की वैल्यू 1। अब 1 से इसमें गुणा भी कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखते हैं F बराबर क्यू v परपेंडिकुलर b। यही बल है, यानी लंबवत जो घटक है इसके कारण आवेश पर बल लगेगा, और जो लंबवत वेग होता है आवेश का उसके कारण आवेश वृत्ताकार घूमता है, और जब वृत्ताकार घूम रहा है तो मतलब उसको कुछ ना कुछ अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र बल की भूमिका यही क्यू v परपेंडिकुलर b ही बल लगाएगा, है ना। तो इस स्थिति में जो अभिकेंद्र बल होगा वो इसके बराबर होगा। इस स्थिति में अभिकेंद्र बल बराबर किसके होगा, क्यू v परपेंडिकुलर और b। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला वही mv स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बटे आर। m क्या है, जो आवेश प्रवेश किया है उसका द्रव्यमान। v क्या है, वेग, जो वेग हम लिए हैं, लेकिन इसमें इस स्थिति में वेग v परपेंडिकुलर वाला लिया गया है, तो जहां v है वहां v इसे लंब का चिन्ह बनाएंगे, v परपेंडिकुलर। और r क्या है, जब ये वृत्ताकार घूमेगा तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, तो वही r है। अब केंद्र बल के स्थान पर m v परपेंडिकुलर स्क्वायर है v के ऊपर और बटे r जो कि त्रिज्या हो सकती है, q ऐसे लिख दिया जाए v परपेंडिकुलर और b, है ना। अब एक v से यहाँ का एक v खत्म, v परपेंडिकुलर, अच्छा ठीक है v परपेंडिकुलर रख दिया जाए यहाँ, v परपेंडिकुलर बराबर q और यहाँ से b बचा है। अब ऊपर m है तो नीचे m चला आएगा, नीचे r है तो ऊपर चला जाएगा r, मतलब v परपेंडिकुलर निकल के आएगा qb r बाई m, है ना, qb r बाई m निकल के आएगा। अब आवर्त काल निकाले, अगर आवर्त काल तो जैसे पहले वाले में निकाले थे वैसे इसमें भी आवर्त काल जो t होता है वो होता है दूरी बटे चाल या वेग। अब t मतलब आवर्तकाल, दूरी, एक चक्कर घुमा अगर वृत्ताकार पथ पर तो परिधि के बराबर चलेगा, यानी 2 पाई आर, दूरी के स्थान पर 2 पाई आर बटे चाल, चाल मतलब वही वेग क्यू बी आर बटे एम। अब बटे के बटे में m है तो सबसे ऊपर चला जाएगा m, है ना। तो t है t बराबर 2 पाई आर बटे के बटा में m है तो r के पास चला जाएगा m, और पूरे बटे क्यू बी आर। अब एक r से एक r खत्म, मतलब t बराबर 2 पाई m बटे क्यू बी, t बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। अगर आवृत्ति निकालना चाहे तो आवृत्ति जो होता है जिसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो f से भी प्रदर्शित किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1 बटे टी। तो न्यू बराबर 1 बटे टी मतलब 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी हो जाएगा। अब न्यू बराबर क्यू बी बटे के बटे में तो ऊपर चला जाएगा, मतलब क्यू बी बटे 2 पाई m, है ना, क्यू बी बटे 2 पाई m। तो ये हो जाएगा न्यू। अगर हम कोणीय आवृत्ति निकालना चाहें, कोणीय आवृत्ति कहाँ लिखें, चलो इरेज कर दिया जाए, इतना समझ में आया है। लिखें जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण यानी मूल कोण पर प्रवेश करे, चुंबकीय क्षेत्र उधर, आवेश की वेग की दिशा इधर, थीटा कोण पर प्रवेश किया, वेग का हमने 2 घटक किया, एक घटक है जिधर से थीटा बना रहा था v cos थीटा, और इसके जस्ट लंबवत है v sin थीटा मतलब ऊपर की तरफ,
अब v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और जो वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है वो आवेश को वृत्ताकार घुमाता है, और v cos थीटा के कारण आवेश वृत्ताकार तो घूम रहा है v sin थीटा के कारण, लेकिन v cos थीटा के कारण वेग जो v cos थीटा है वो आगे की तरफ भी ले जाएगा, तो आवेश आगे की तरफ भी जाएगा। आवेश वृत्ताकार घूमते घूमते आगे की तरफ भी जाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से आवेश वृत्ताकार भी घूम रहा है और रैखिक गति भी कर रहा है। सम्मिलित रूप से जो गति है वो कुंडलिनी गति हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, वही लिखे, माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में कोई आवेश q v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, थीटा कोण पर प्रवेश करता है। इस प्रकार वेग के दो घटक, एक v परपेंडिकुलर है v sin थीटा, जिसके कारण आवेश वृत्ताकार घूमेगा, v पैरेलल मतलब v cos थीटा जो कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, उसी की दिशा में है, इसलिए v पैरेलल लिखे v cos थीटा। इसके कारण आवेश रेखीय गति करेगा, मतलब आगे की तरफ चलेगा। यहाँ पर आवेश वृत्ताकार तो घूम रहा है, साथ ही आगे भी जा रहा है। वृत्ताकार घूम रहा है v sin थीटा के कारण, आगे जा रहा है v cos थीटा के कारण, तो आवेश रेखीय गति करेगा, है ना, v cos थीटा के कारण। इसके कारण आवेश रेखीय गति करेगा। सम्मिलित रूप से यह गति कुंडलिनी गति होगी, इसको स्पाइरल मोशन कहा जाता है, सर्कुलाकार गति होगी, है ना। कुंडलिनी गति कहीं चाहे स्पाइरल मोशन के है। अब देखो, जो वेग का समांतर घटक है, मतलब v पैरेलल, वेग के समांतर घटक के कारण आवेश पर बल, तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर q v sin थीटा। तो v के स्थान पर v पैरेलल लिखें, क्योंकि हम समांतर घटक के कारण देखना चाहते हैं कि बल कितना लगेगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल जो v पैरेलल है इसके कारण कितना लगेगा, तो F q v पैरेलल b। अच्छा, v पैरेलल की दिशा उधर, चुंबकीय क्षेत्र उधर, सेम डायरेक्शन में कारण थीटा 0 हो जाएगा, तो यहाँ थीटा के स्थान पर 0, sin 0 पहले 0, 0 से इसमें गुणा करें, पूरा खत्म, F 0। वेग के लंबवत घटक के कारण आवेश पर बल, जो वेग का लंबवत घटक है v sin थीटा, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, v sin थीटा ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का कोण 90 अंश, तो इसलिए यहाँ sin थीटा में 90 अंश लिखे हैं। क्यों, तो ठीक है, वो तो आवेश का परिमाण है, v परपेंडिकुलर मतलब लंबवत घटक नहीं है, इसलिए v चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब F वैसे, Q वैसे, v परपेंडिकुलर, b भी वैसे लिख दिया गया, sin 90 पहले 1 होती है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा, इस स्थिति में इसी बल के कारण ही आवेश वृत्ताकार घूमता है। अब वृत्ताकार घूमने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, वो अभिकेंद्र बल यही प्रदान करेगा। तो इस स्थिति में अभिकेंद्र बल बराबर हो जाएगा q v परपेंडिकुलर b के। अभिकेंद्र बल क्या होता है, फॉर्मूला होता है mv²r। m क्या है, जो आवेश प्रवेश किया उसका द्रव्यमान, m v किस वेग के कारण ये कर रहा है, तो v परपेंडिकुलर के कारण प्रभाव बड़ा है वृत्ताकार गति का, तो v परपेंडिकुलर और स्क्वायर mv²r। अगर वृत्ताकार घूमना है तो उसकी कुछ त्रिज्या होगी, तो वो r है, बराबर है, तो बराबर q वैसे v परपेंडिकुलर b, v परपेंडिकुलर से यहाँ का एक v परपेंडिकुलर खत्म, एक वेग बचा है, यहाँ q यहाँ b, तो qb बटे में r है, इधर चला आया, बड़े में r, ऊपर m है, नीचे चला आएगा, तो v परपेंडिकुलर बराबर qb r बाई m, है ना। आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल का फॉर्मूला t बराबर होता है दूरी बटे चाल। अगर आवेश एक चक्कर लगाया तो अपने परिधि के बराबर गति करेगा, तो 2 पाई r परिधि का फॉर्मूला होता है, अगर त्रिज्या r है तब 2 पाई r। चाल यहाँ से निकालें, क्यू आर बाई एम रख दो, बटे के बटे में m है तो ऊपर चला जाएगा m, तो 2 पाई r m और बटे में क्यू बी आर, तो यहाँ लिख दिए 2 पाई r m और बटे में क्यू बी आर, है ना। ठीक है, ये इनका है, एक r से एक r खत्म, 2 पाई m वैसे लिखा है, क्यू बी वैसे लिखा है, तो टाउ बराबर 2 पाई m बाई क्यू बी। आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होता है, बराबर 1 बटे टी, टी के स्थान पे ये फॉर्मूला लिखे, बटे के बटा में क्यूबी, तो क्यूबी ऊपर चला गया, 2 पाई m वैसे, तो न्यू का फॉर्मूला मतलब आवृत्ति का फॉर्मूला क्यूबी बटे 2 पाई m आ गया है ना। कोई भी चीज दिक्कत होगी बताना, हम फिर से बता देंगे, है ना, दूसरे तरीके से। तो ये आवृत्ति निकाल लिया जाए, और एक इम्पोर्टेंट चीज है पिच क्या होता है ना, तो भी बताएंगे उसको भी। अगर कहा जाए कि कोणीय आवृत्ति बताइए, कोणीय आवृत्ति तो अभी तो निकाले थे, वैसे इसको भी निकालें। कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला ओमेगा बराबर होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई के स्थान पर 2 पाई न्यू, न्यू तो यहाँ निकाले हैं क्यू बी बटे 2 पाई एम, तो जहां न्यू है वहां लिखेंगे क्यू बी बटे 2 पाई एम। अब एक 2 पाई से एक 2 पाई खत्म, क्यू बी वैसे लिख दिया जाए, और बटे में एम है तो बटे में एम भी लिखते हैं,
तो क्यू बी बटे एम ये हो गया कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा का फॉर्मूला भाई, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, पिच क्या होता है वही देख लें, बस आज की क्लास खत्म करेंगे, तो बैठ कर नियम अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे भाई, है ना। देखो पिच क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। पिच, PITCH, पिच। पिच क्या है, देखो जैसे कि एकदम ऊपर वाला पॉइंट है, अगर हम मान लें कि आवेश यहाँ से चलना शुरू किया, तो आवेश जब एक चक्कर लगाएगा तो आवेश घूम के यहाँ नहीं आएगा। अब की बार आवेश जब एक चक्कर लगाएगा ऐसे, तो घूम के यहाँ चला आएगा, है ना। फिर से एक चक्कर लगाया तो आवेश यहाँ नहीं आएगा, फिर से घूम के यहाँ चला आएगा, है ना। तो किसी भी एक चक्कर को पकड़ा जाए, मान लिया जाए ये एक पॉइंट है, यहाँ से आवेश चलना शुरू किया, तो एक चक्कर जब लगाया आवेश तो यहाँ पहुंचा, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चला, तो वो तो दूरी चला इधर से, ऐसे दूरी चलता 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 यहाँ पहुंचा। लेकिन हम रैखिक दूरी की बात करें तो रैखिक रूप से मतलब सीधा सीधा कितना चला, तो केवल इतना चला है ना। एक चक्कर जब आवेश लगाया तो मान लो पहले यहाँ था आवेश, तो एक चक्कर अगर लगाए तो यहाँ से लेकर यहाँ पहुंचा, तो दूरी तो ये भी चला है, लेकिन हम केवल रैखिक दूरी की बात करें कि उधर की तरफ सीधा सीधा गया कितना, तो आवेश यहाँ से घूमकर जब यहाँ पहुंचा तो आवेश केवल इतनी गति किया है ना, इतनी दूरी चला है, और इसी दूरी को कहते हैं पिच। इसको एक्स से प्रदर्शित किया जाता है ना, ये एक्स है, इसी को कहते हैं पिच, इसी को कहते हैं पिच, है ना। पिच को हम कहेंगे एक्स, है ना, एक प्रकार की दूरी है ना। जब यहाँ से आवेश एक चक्कर लगाया तो यहाँ पहुंचा, अब एक चक्कर जब लगाया आवेश तो रैखिक दूरी कितना तय किया, इतना तय किया, ये दूरी x मानेंगे, तो ये दूरी है एक तरीके से, तो दूरी x, ये दूरी है एक तरीके से ना। अच्छा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। अब x बराबर चाल। अच्छा बताओ, जब आवेश, चाल मतलब वही भी, आवेश आगे की तरफ गया है, यहाँ पर आगे की तरफ, आगे की तरफ रैखिक गति की है, मतलब यहाँ से आवेश जब एक चक्कर लगाए तो ठीक है, रैखिक गति कितना किया, ऐसे गया, यहाँ पहले था अब यहाँ पहुंच गया है, तो ऐसे बस केवल इतना दूरी चला है। तो आगे की तरफ जाने में कौन सा वेग सहायक है, क्या v sin थीटा आगे की तरफ ले जा रहा है कि v cos थीटा आगे की तरफ ले जा रहा है, तो v cos थीटा आगे की तरफ ले जाने का काम करेगा। v sin थीटा के कारण तो आवेश वृत्ताकार घूम रहा है, v cos थीटा के कारण आवेश आगे जाएगा। तो x जब निकालेंगे तो यहाँ जो चाल है वो चाल v sin थीटा यूज ना करके v cos थीटा यूज करेंगे, क्योंकि आगे वाली बात है, आगे की तरफ आवेश यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, तो आगे की तरफ गया है वो v cos थीटा के कारण। अगर ये v cos थीटा ना होता, v sin थीटा ही केवल होता, तब आवेश केवल यही वृत्ताकार घूमता रहता है, बस आगे नहीं जाता। आगे जा रहा है v cos थीटा के कारण और घूम रहा है v sin थीटा के कारण, और ओवरऑल ये कुंडलिनी गति कर रहा है। तो दूरी ये है, ये दूरी चला v cos थीटा के कारण, इस चाल के कारण, तो चाल के स्थान पर v cos थीटा लिखेंगे, ना कि v sin थीटा। गुणे है तो गुणे समय। अच्छा, एक चक्कर लगाए तो यहाँ तक पहुंचा, एक चक्कर में जितना समय लगा उतना ही समय तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा, और एक चक्कर में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल ये निकाले हैं यहाँ, या निकाले हैं t, है ना। तो समय जगह आप लिखेंगे t, अब चाहे t लिखें चाहे t का फॉर्मूला 2 पाई m बाई क्यू भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं 2 पाई m बटे क्यू बी भाई, है ना। तो x बराबर 2 पाई m और v, 2 पाई m v और cos थीटा और बटे में क्यू बी है ना। तो ये पिच का फॉर्मूला आया भाई, है ना, 2 पाई m v cos थीटा बटे में क्यू बी, ये आया पिच का फॉर्मूला, है ना। यहाँ तक ध्यान से देख लेना, एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेना। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई तो भाई प्लीज बताना, उसको हम इम्प्रूव करके दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझाते हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप बायो से बढ़कर ये बता देंगे, उसके अनुप्रयोग भी हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो उसको भी कवर कराया जाएगा। थैंक यू मेरे भाई।